गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम लर्नर्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिविंग क्या होता है। समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, कॉन्शियसनेस, एस्पायर एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज आर सेड टू बी लिविंग। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग वो होगा जो ग्रो कर सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह और एक ही जगह पर मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसका बाहर पता चलता है कि बाहर उसे कोई क्या हो रहा है या किसी चीज़ को महसूस कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है, सांस ले सकता है और बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग। लिविंग थिंग्स की हमारे पास यहाँ देखेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि डॉग, ये ह्यूमन, ये फ्लावर्स, ये फिश, ये मॉस्किटो, ये सब हम क्या है? लिविंग थिंग्स। यहाँ पर ये देखिए बैक्टीरिया और वायरस भी हमारे पास गिवन है। लिविंग की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव। जो चीज़ जिंदा हो उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग। समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, उन सभी को हम क्या कहेंगे? लिविंग। तो हमने ये तो पता चल गया कि लिविंग क्या है। अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब कि लिविंग बींग्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग करता है। लिविंग बींग्स में ऐसा क्या खास है जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब कि किसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे? सेल का। सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मतलब कि अगर किसी चीज़ में सेल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसे ऑटोमेटिकली लिविंग कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की जो बॉडी है वो भी काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनी है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो उनकी बॉडी भी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। पर अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करें, जैसे कि कोई चेयर, जैसे कोई पेन, उनमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, वो सेल से नहीं बनी होती, इसीलिए वो नॉन लिविंग है। और हम इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या है? लिविंग, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल। और अगर सेल की बात करूँ तो सेल के 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, 3 बेसिक फीचर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये इसका सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं। जो सेल के सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ये जो लिक्विड पड़ा है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस होती हैं। इन सभी को हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इनको हम? साइटोप्लाज्म। और इस सेल के अंदर जो सबसे मेन हिस्सा है उसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस। उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हमें ये जानना जरूरी है कि सेल्स क्या है हमारा डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए लिविंग बीइंग। मतलब कि सेल के प्रेजेंट होने से ही हम ये तय कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं। अगर हमने ये एक और चीज़ क्या याद की है आज, कि सेल के 3 बेसिक हिस्से हैं। सबसे बाहरी लेयर जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब सेल के अंदर वाले जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनको सबको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और सबसे सेल का मेन हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ये था हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर। मगर एक ही चीज़ को हम देखकर ये तो नहीं कहेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। हमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के अलावा हम क्या बात करेंगे अब? मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने केमिस्ट्री के बहुत सारी रिएक्शन देखी है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? पानी, वाटर बना देते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। जब हम बॉडी के अंदर वाली रिएक्शंस की बात करें तो उन सभी को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन देख लेते हैं। The chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life।
केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग बीइंग के अंदर हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। उन सभी को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे एनिमल्स में मिलेंगी, हमारे प्लांट्स में भी बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती है। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो हमारे पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। और वो फूड बनाने की प्रोसेस भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन, और क्या कह सकते हैं हम बायो के टर्म में? मेटाबॉलिज्म। ये सब हम इस डायग्राम की तरफ देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये दोनों बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। कैटाबॉलिज्म हम उनको कहेंगे जो बड़ी चीज़ के टूटने से हमारे पास दो छोटी छोटी चीज़ें बने। एक बड़ी चीज़ के टूटने से छोटी चीज़ें बनने को हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। उसके ऑपोजिट होगा हमारा एनाबॉलिज्म। इसमें दो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी? एक बड़ी चीज़। कैटाबॉलिज्म में बड़ी चीज़ टूटकर छोटी चीज़ें बनाएंगी, और एनाबॉलिज्म में छोटी चीज़ें मिलकर क्या बना देंगी? एक बड़ी चीज़। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लिए हमने ये फूड खाया ABOC। इसकी क्या हुई? सबसे पहले कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई। मतलब ये पूरा जो भी हमने खाया वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। कैसे? जो हमने फूड खाया उससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, उससे हमारी बॉडी से हीट बनेगा। हम अपनी बात करें, इंसानों की, जानवरों की, किसी की भी बात करें, तो वो सब गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि उनसे हीट निकलती है, उनसे एनर्जी भी निकलती है। हमारे अंदर जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से, जो कि ब्रेक डाउन होता है किससे? कैटाबॉलिक पाथवे से। और इस छोटे छोटे टुकड़ों को जो निकले हैं हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन से, ये वापस मिलकर क्या बना देते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन की मदद से। ये हमारी दूसरी चीज़ें बन जाती हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़ी चीज़ के टूटने से छोटी चीज़ें बनती हैं, और एनाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर बड़ी चीज़ बन जाती हैं। ये था हमारा मेटाबॉलिज्म। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक फ्लावर है। जब हम इस फ्लावर को देखें तो सबसे पहले ये छोटा से बड होती है, फिर हौली हौली करके थोड़ी थोड़ी देर में ये क्या होती है? एक पूरा फ्लावर खिल जाता है। ये क्या हुई? ग्रोथ। हम अपनी बात करें तो हम जब पैदा होते हैं तब वो छोटे होते हैं, और जब तक हम 18 साल के होते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ की एक ख़ास चीज़ क्या है? ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब कि जो चीज़ एक बार हो गई वो वापस चेंज नहीं होती, पहले जैसी वापस नहीं हो सकती। क्या कभी आपने किसी खिले हुए फूल को वापस बड बनते हुए देखा है? नहीं ना। किसी इंसान को, बड़े इंसान को आपने वापस बच्चा बनते हुए देखा है? छोटा होते हुए? नहीं ना। ये क्या है? ग्रोथ जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, टाइम की जैसे टाइम एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, उसी तरह ग्रोथ भी एक बार हो जाने से वापस पुराने टाइम में नहीं आती। ये था हमारा ग्रोथ। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल का जन्म होता है। किसी नए इंडिविजुअल का जन्म होए उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखने में या सुनने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, मगर बहुत ही सिंपल है। साफ शब्दों में कहूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगी जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर हम ये देखें तो ये सिर्फ एक सेल है, इससे क्या बन गया? एक नए दो ऑर्गेनिजम्स। इस सेल को यहाँ से डिवाइड होने पर दो नए सेल बन गए। इसमें सिर्फ एक ही सेल की ज़रूरत पड़ी है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सेक्सुअल की बात करें तो इसमें देखिए दो पेरेंट्स थे, दोनों आपस में फ्यूज़ हुए और उनसे क्या बना? एक नया दो इंडिविजुअल्स, एक नया इंडिविजुअल बना, उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह की हैं? दो तरह की,
एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही पेरेंट की लोड पड़ेगी, एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी। सेक्सुअल में क्या होगा, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एसेक्सुअल में क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं आते, और सेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, एक मिनट मैं लिख कर बताता हूँ। वेरिएशन, एसेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशन नहीं आते, मतलब कि जो नवा बच्चा पैदा हुआ है वो पेरेंट से हूबहू मिलता जुलता होगा। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो हम कि उसमें क्या होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने मम्मी पापा से बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं है, उनकी कार्बन कॉपी नहीं है, उनसे हल्के थोड़े मोटे हम डिफरेंट हैं। ये क्या थी, हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारी कितनी तरह की होती है। रिप्रोडक्शन हमारी कितनी तरह की होती है, एसेक्सुअल की और सेक्सुअल की। ये थी हमारी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हमारी चेतना, कि हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। मतलब कि किसी बाहरी चीज़ के छूने से या होने से हम उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई टच करे तो हमें पता चल जाता है कि हमें किसी ने छुआ है। उसी तरह अगर हम किसी पौधे को भी टच करते हैं तो उसे भी महसूस होता है कि किसी ने उसको छुआ है। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट इम्प्लाइज इट दैट इट इज़ कॉन्शियस। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी बाहरी स्टिमुलस को महसूस करता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्शियस है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। और बाहरला स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे हम उसे छू रहे हैं, बायोलॉजिकल कोई बायोलॉजी की प्रोसेस हो रही है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये सभी क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस। लिविंग की बात करें तो लिविंग में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग की बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सबसे बेसिक चीज़ उसमें क्या प्रेजेंट होगी, सेल्स। अब ये सेल जब आपस में मिल जाएंगे, एक जैसे दिखने वाले सेल्स आपस में मिलकर एक ही काम करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, टिश्यू। और ये उसी तरह जब ये टिश्यू एक जैसे दिखने जैसे वाले टिश्यू जब आपस में मिलकर एक ही काम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्गन्स। और अब ऑर्गन्स कुछ काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम। और उन सभी से हम क्या बन जाता है, हमारी बॉडी प्रोसेस। एक बार फिर से समझ लीजिए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि हमारी बॉडी डिफरेंट लेवल्स में बटी होती है। मतलब कि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए टिश्यू भी होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने हुए ऑर्गन्स भी होते हैं, और ऑर्गन से मिलकर बने हुए ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो। इसे क्या कहते हैं हम, लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर। नॉन लिविंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट होती। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लिविंग बींग का, क्या है वो, एनर्जी। किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी चाहे उसे बाहरले सोर्स से मिले, चाहे वो उसे अंदरले सोर्स से मिले। अंदर यानी कि बॉडी के अपने अंदर खुद बनाए, पर उसे एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही। जैसे कि ये हमारा फ्लावर है, इसे बाहर से क्या मिल रहा है, सनलाइट, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी, और ज़मीन से क्या मिल रहा है, वाटर। इन सभी चीज़ों को वो क्या कर रहा है, जरूर कर रहा है, मतलब कि वो इन सभी चीज़ों को यूज़ कर रहा है और उसे क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। इसी तरह वो क्या यूज़ करता है, एनर्जी। इसी ये क्या है, सब एनर्जी की फॉर्म्स। सनलाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी एनर्जी की फॉर्म। और वाटर क्या है, हमारी एनर्जी की फॉर्म। इन सभी फॉर्म्स को वो यूज़ करके क्या कर रहा है, जिंदा रह रहा है। वो आगे क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है मूवमेंट। कोई भी लिविंग बीइंग है वो मूव कर सकता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, और एक ही जगह पर खड़ कर भी
वो हिल सकता है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स को भी आपने देखा होगा कि वो उसके पत्ते हिलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो हम तो मूव करते ही हैं। ये सब क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें नॉन लिविंग से अलग करता है। एक और चीज़ है, वो क्या है, लाइफ स्पैन। हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनमें एक डिफाइंड लाइफ स्पैन होता है कि वो कितनी टाइम तक जिंदा रह सकता है। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें, आप ये डायग्राम देखें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं जिनका अपना हर एक का अलग अलग लाइफ स्पैन है। कोई कम समय के लिए जिंदा रहता है तो कोई ज़्यादा समय के लिए। कुछ जीव होते हैं जो सिर्फ एक दिन के लिए भी जिंदा रहते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो 100 साल तक, 4 हजार साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो 4000 साल तक जिंदा रहता है। तो हाँ, हमारे पास एक ऐसे कई प्लांट्स हैं, जो कई ट्रीज हैं जो कि 4 हजार साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती हैं। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी जिसे कहते हैं, एनर्जी, मूवमेंट एंड लाइफ स्पैन। ये सब हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स जो हमें नॉन लिविंग से अलग करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 1। देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।